हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या होती हैं, कूलॉम्स लॉ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कूलॉम्स लॉ का डायमेंशंस क्या होता है और उसका यूनिट क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो चार्जेस लेंगे, दो पॉइंट चार्जेस लेंगे। मान लेते हैं दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1, दूसरा चार्ज है Q2, एक Q1 दूसरा Q2। अब इन दोनों चार्जेस को R डिस्टेंस पे रख देते हैं। चलिए R डिस्टेंस पे, ठीक है, R डिस्टेंस पे। कौन से डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब इस Q1 जो चार्ज है हमारा, ये Q1 चार्ज, इस Q1 चार्ज पर एक फोर्स लगेगा Q2 चार्ज के वजह से। किधर लगेगा? इधर लगेगा। क्यों इधर लगेगा? क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम चार्जेस हैं। ठीक है, तो इधर F फोर्स लगेगा और Q2 चार्ज पे भी इधर F फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब फोर्स कितना लगेगा? F जो होगा वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। हमारा जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। F will be the directly proportional to the product of the two charges। ठीक है, और F जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये जो हमारा F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यानी कि अगर हम दो चार्जेस के बीच का जो दूरी होती है उसको अगर हम घटाएंगे तो हमारा फोर्स जो है वो बढ़ेगा, और अगर दो चार्जेस के बीच का जो दूरी होती है उसको बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं? F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। F इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो है ये हमारा क्या है? कूलम्स लॉ। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आता है। ठीक है, यही है हमारा कूलम्स लॉ। K क्या है? ये जो हमारा K है ये है कूलम्स कांस्टेंट। क्या है? कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ गए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम लोग यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट के बारे में, यानी जो हमारा K है उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ K। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर K इक्वल्स टू हो जाएगा F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, K को अकेला करो, ये R स्क्वायर इधर डिवाइड में है तो इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और Q1 Q2 K के साथ मल्टीप्लाइड में है तो दोनों डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से F का यूनिट क्या होता है, यानी फोर्स का यूनिट क्या होता है? सबको पता है, न्यूटन होता है, N। ठीक है, और R स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और चार्जेस का प्रोडक्ट है ना तो C स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये है
कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट। ठीक है, चलिए इसको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब मूव ऑन करते हैं डायमेंशन ऑफ के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग डायमेंशन ऑफ के। डायमेंशन ऑफ के यानी जो ये हमारा कूलम कांस्टेंट है उसका क्या डायमेंशन होती है। ठीक है, तो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ से देखा जाए तो K इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 होता है। ठीक है, तो F का डायमेंशन क्या होता है, यानी फोर्स का डायमेंशन MLT-2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो MLT-2 फोर्स का डायमेंशन। फिर आर स्क्वायर है, यानी आर क्या था, डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस यानी एल स्क्वायर। ठीक है, फिर डिवाइड बाय Q1 Q2। ठीक है, तो Q का डायमेंशन क्या होता है, तो हमें पता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू T हो जाएगा। ठीक है, तो I का होता है एम्पेयर और T का होता है, टाइम का होता है T। तो ये हमारा आ गया Q का डायमेंशन AT। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है AT स्क्वायर। AT स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो चार्जेस हैं ना, Q1 Q2, तो AT स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ML इधर है, इधर 2 इधर 1, तो ये बन जाएगा ML क्यूब। T देखिए T-2 है और यहाँ पे T 2 है, नीचे भी 2 है ना, होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा T-4। ठीक है, और ये 8 ऊपर चल जाएगा तो A-2। तो ये है हमारा K का डायमेंशन। ठीक है, ML क्यूब T-4 A-2, ये क्या है हमारा K का डायमेंशन। इसको लर्न करनी है, लर्न इट। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लें। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ चार्जेस। कहने का मतलब क्या है, अगर सपोज कीजिए दो चार्जेस लेते हैं, एक Q1 एक प्लस Q1, दूसरा भी अगर हम प्लस Q1 चार्ज लेते हैं, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को आपस में रिपेल करेगा F फोर्स से मान लेते हैं। और इन दोनों के बीच में दूरी कितना होना चाहिए, मान लीजिए R दूरी है। ठीक है, R डिस्टेंस पे दो चार्जेस हैं, सेम चार्जेस अगर हों तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, अगर उसी तरह हम माइनस Q1 चार्ज लेते हैं एक, और दूसरा भी माइनस Q2 चार्ज लेते हैं, और दोनों को R डिस्टेंस पे है अगर दो चार्जेस, तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, और अगर दो अलग अलग चार्जेस लेते हैं तो क्या होगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक प्लस Q1 लेते हैं, दूसरा माइनस Q2 लेते हैं, तो इन लोग क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग चार्जेस हैं। अब एक चीज़ नोट करके आपको लिखनी है, नोट, ये जो फोर्सेस है, फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस acts along
the line joining acts along the line joining both the charges। ये जो फोर्स है वो किस पे एक्ट करता है? एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस। ठीक है, जैसे कि ये दो फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस को जो लाइन जोड़ता है, ज्वाइन करता है, वही लाइन पे दो फोर्सेस एक्ट करता है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, इन दोनों को ये लाइन से ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, एक चार्ज जब ये दोनों इधर रिपल करेगा, एक इधर रिपल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये दोनों हमेशा किधर रिपल करेगा? लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। इधर ये लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, तो इधर रिपल करेगा और इधर रिपल करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 1। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज के तरफ। ठीक है, हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज है वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस, ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए। यानी कि जो ये हमारा Q1 और Q2 चार्ज है, ये दोनों क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज यानी बहुत ही छोटा चार्ज होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड। और हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज है वैलिड फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 फर्मी। अब ये क्या है? वैलिड फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 फर्मी मतलब, तो ये जो हम दो चार्ज ले रहे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर होना चाहिए 1 फर्मी से, तभी जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैलिड होगा। यानी कि 1 फर्मी मतलब होता है 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर। दो चार्जेस के बीच का जो दूरी होगा वो 1 फर्मी से ज़्यादा होना चाहिए। ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर से। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज़ के तरफ। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज है फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो न्यूटन का थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कैसे करता है? देखिए, मान लेते हैं Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, तो इस Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज के वजह से इधर फोर्स लगेगा, तो इसको हम कह देते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब इस Q2 चार्ज पे इस Q1 चार्ज के वजह से इधर लगेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F12 क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F21 क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, अब ये जो फोर्सेस होंगे वो F12 और F21 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और अगर हम इन दो फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। क्या होंगे? इक्वल एंड ऑपोजिट। F12 माइनस F21।
ठीक है, यही तो है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यह है हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 4। अब मूव ऑन करते हैं 5th प्रॉपर्टीज की ओर। 5th प्रॉपर्टीज क्या कहता है? 5th प्रॉपर्टीज, बोथ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन and electrostatic force both Newton's law of gravitation and electrostatic force follows inverse square law, चलिए थोड़ा मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। बोथ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कैसे? देखिए हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना? F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। डिस्टेंस यहाँ पे देखा जाए तो F, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखा जाए तो F इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो F जो है ये भी इस ग्रेविटेशनल फोर्स का भी जो F होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। याद रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया। अब मूव ऑन करते हैं 6th प्रॉपर्टीज की ओर। हमारा 6th प्रॉपर्टीज क्या है? 6th प्रॉपर्टीज, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक force is much stronger than gravitational force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कई गुना ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, कैसे? देखिए F जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का F होता है F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में K का जो वैल्यू होता है एयर में यानी वैक्यूम में वो होता है 9 × 10⁹, और इसमें जो G का वैल्यू होता है ये 6.67 × 10⁻11 होता है। तो जो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कई गुना स्ट्रॉन्गर होता है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, याद रहेगा? चलिए अब मूव ऑन करते हैं 7th प्रॉपर्टीज की ओर। 7th प्रॉपर्टीज कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव मतलब वर्क डन डज नॉट
डिपेंड ऑन पाथ। वर्क डन जो होता है, कोई भी फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसी का यही मतलब होता है कंजर्वेटिव का। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, ये जो Q1 चार्ज है मान लेते हैं और ये Q2 चार्ज है, ये दोनों क्या हैं, कंजर्वेटिव हैं। ठीक है, जैसे कि कंजर्वेटिव अगर समझा जाए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ले लेते हैं, मान लेते हैं m मास का बॉल है, ये m मास का बॉल है। ठीक है, इसको h हाइट से हम नीचे गिराएं, कितना हाइट से, h हाइट से। ठीक है, तो इस पे वर्क डन कितना होगा, फोर्स कितना होगा, पहली बात फोर्स इक्वल्स टू mg होगा, है ना, मास इनटू ग्रेविटी। फोर्स कितना होगा, mg होगा, बिल्कुल। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क डन हो जाएगा mgh। ठीक है, mgh। अगर सेम बॉल को हम रैंप पे रखते हैं, रैंप में जो कि h हाइट का है, h हाइट का, और इस बॉल को यहाँ से छोड़ते हैं अगर, ठीक है, इसमें जो वर्क डन आएगा वो भी सेम होगा mgh। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या है, कंजर्वेटिव है। तो ये दो फोर्सेस पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वर्क डन जो हो रहे हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी, तो एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होते हैं, और स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, ये सब याद रखना। कंजर्वेटिव मतलब जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप हर चीज़ समझ गए होंगे कूलम्स लॉ के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यूनिट्स डायमेंशंस के बारे में। अगर इसके अलावा और भी कन्फ्यूजन आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करें। इसी तरह के अमेजिंग इस वाले चैनल पर वीडियोस आते रहेंगे क्लास 11th और 12th से रिलेटेड। चलिए, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और एंजॉय के साथ पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए बाय।